ओके, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वेव्स अभी हमने करना है तो वेव्स के क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सो द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज 4 मिली एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है 4 मिली एम्पियर। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ फिक्स पॉइंट इन द वायर इन अ टाइम ऑफ 10 आवर्स। सो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने, और टाइम इज 10 आवर्स गिवन। Number of electrons are unknown. Time is 10 hours. तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना इजी है। पहले हम नंबर ऑफ टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे। पढ़ने वाली बात नहीं कर। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द चार्ज। 144 कूलम्स। ओके, तो सबसे पहले चार्जेस फाइंड आउट करने के बाद अब हमें पता है टोटल चार्ज की वैल्यू ये है, और ये चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू से हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 144 डिवाइडेड बाय एलिमेंट्री चार्ज। तो 144 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 9 एक्सपोनेंट 20, ऑप्शन सी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन चेक करनी है। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बेस्ट आपको लगती है। द चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू द कंपोनेंट, तो टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगी। द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज, ये ठीक हो सकती है। और फोर्स पर यूनिट चार्ज भी नहीं है। रेजिस्टेंस पर यूनिट करंट भी नहीं है, ऑप्शन बी। क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, इन्होंने रेजिस्टेंस पर यूनिट करंट लिखा है, यानी R ओवर I, वो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेशन गिवन है, विच ग्राफ शोज द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिलामेंट लैम्प। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बारे में आपको पता है कि फिलामेंट लैम्प का जो टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, और ग्राफ बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस, और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस इस तरह से डिस्कस किया है। और फर्दर अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो उसमें इनिशियली आप देखो कि करंट बिल्कुल जीरो है और वोल्टेज बस चलता जा रहा है, और अचानक से फिर करंट बूस्ट हो गया। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। बी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो ओम्स लॉ में अप्लाई होता है। आपने कहा डी। ठीक है। अच्छा, अब सी में जो हमने डिस्कस किया उसका ऑपोजिट हो रहा है, कि पहले जो है वो वोल्टेज बढ़ रहा था, फिर करंट तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है, करंट स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी। ठीक है, फैक्टर्स ऊपर लिख दिए। और बाकी नोट्स में भी हमने लिखा था कि ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स
द वोल्टेज एक्सिस, सिंपल वर्ड्स में, तो आपको देखकर पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के आपको सबसे इजी मिलते हैं इसमें से एमसीक्यूज। अ मेटल वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2.5 meters and a cross sectional area of this. The resistivity of the metal wire is equals to this value. The wire is stretched so that its length increases to 2.65 meter. The wire remains cylindrical and the volume of the wire remains constant. So what is the change in resistance? So first of all, we got initial length, initial cross sectional area, and the factor of resistivity. Then the wire is stretched so that its length increases. We got new length. The wire remains cylindrical and the volume of the wire remains constant. So what is the change in the resistance? चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, इन्होंने कहा द वायर रिमेन्स सिलेंड्रिकल एंड द वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, बोल्ड करके उन्होंने वॉल्यूम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो स्ट्रक्चर है वायर का वो आपने सिर्फ लेंथ वाइज चेंज किया है, बाकी उसमें और कोई चेंज नहीं किया आपने। तो बाकी कोई फैक्टर चेंज ना होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं और उस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से कैलकुलेशन हो जाएगी इजी। तो यहाँ पर वॉल्यूम को भी उन्होंने एक हाईलाइट किया है। तो वॉल्यूम इसका मतलब है कि आपके पास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, तो वॉल्यूम को देखते हैं कि वो कैसे रेफरेंस दे सकता है हमें। क्योंकि हमें उन्होंने इनिशियली लेंथ और एरिया तो बताया लेकिन बाद में उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं मे बी, और वही वॉल्यूम हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर इज इक्वल्स टू एल ओवर ए, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 3.5 10⁻⁻⁷, 4.5 एक्सपोनेंट -6। अच्छा, इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.5 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 0.19। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वायर की इंफॉर्मेशन गिवन थी इसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस है इसकी 0.19 ओम्स। और अब उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो सेम यूज करना है, तो वॉल्यूम जो है वो सेम यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम सेम सेम हो जाएगा, यानी L1 इज इक्वल्स टू A2 L2। ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम हो जाएगा सेम। अब लेंथ 2 हमें गिवन है, एरिया 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बेसिकली वो फाइंड आउट करने के लिए ये वॉल्यूम को उन्होंने बोल्ड किया था कि ये हिंट है आपके पास। सो A2 इज इक्वल्स टू A1 L1 ओवर L2 ओनली। तो सारी क्वांटिटीज ऑलरेडी गिवन है, तो इसे बस डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A1 है 4.5 एक्सपोनेंट -6, L1 2.5 डिवाइडेड बाय L2 2.65, सो 4.2 10⁻⁻⁶।
ये आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी इस कैलकुलेशन से। दूसरी बात ये कि अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी हो गई, क्योंकि यहाँ पर सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज करते हैं हम, दोनों सेम है। तो R1, और इसमें से R2 हमें फाइंड आउट करना होगा। L2 ऊपर आएगा। तो यहाँ पर भी वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R1 हमें ऑलरेडी पता है 0.19, हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर। A1 की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में हमने मार्क की है। L2 की वैल्यू 2.65 गिवन है। डिवाइड करेंगे A2 और L1 के प्रोडक्ट से। A2 अभी अभी फाइंड किया है 4.2 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय L1 2.5। ओवरऑल आंसर 0.21 आ रहा है। और ऑप्शंस में मीटर्स मीटर्स। ओके, आंसर आ रहा है 0.21। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंस इनका। ठीक है, तो इनका बेसिकली आपने डिफरेंस लिखना है। हो जाएगा 0.02। ऑप्शन बी। अच्छा, सिंबल्स की बात करें, विच सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोफोन। तो इसमें बस आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी सिलेबस की फाइल में भी आप देखोगे, वहां पर आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो उन सिंबल्स को आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो। तो ऑप्शन सी उसका सिंबल होगा फॉर माइक्रोफोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। A battery with internal resistance is connected to a fixed resistor, ammeter, voltmeter as shown. The battery is replaced by a different battery that has the same EMF but a greater internal resistance. So what happens to the readings on the ammeter and voltmeter? तो आपने बताना है कि आपके पास जो बैटरी है इसे आपने रिप्लेस किया डिफरेंट बैटरी से। ओके, आपने कहा ऑप्शन बी। और सेम ईएमएफ है बट इंटरनल रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो पहले से ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली एम मीटर की रीडिंग तो डिक्रीज हो जाएगी, सेम तो नहीं रहेगी। तो ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो करंट कम होना चाहिए। और दूसरी बात ये, वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक रेजिस्टर के बारे में बता रही है, तो उसकी वैल्यू में आपके पास जो है वो क्या ऑप्शन होना चाहिए। आपने कहा स्टेज द सेम। ओके। अच्छा, अगर आप इसको इक्वेशन के रिस्पेक्ट से देखो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन हमारे पास होती है ऑलरेडी, और उस इक्वेशन की हेल्प से हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल
अगर आप इक्वेशन लिखते हो, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है। तो अगर आप इस रेफरेंस से देखो तो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो ई माइनस आर, मतलब ई माइनस आई आर, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ये शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि आई आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब आप उसे ई में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा। ठीक है। ईएमएफ अपनी जगह सेम है, लेकिन आई आर की वैल्यू बढ़ गई। पहले अगर आई आर का प्रोडक्ट आ रहा था लेट्स सपोज 5, अब वो 7 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो रिजल्ट पहले से कम मिलेगा आपको। तो इसकी वजह से आप ये कहोगे कि दोनों वैल्यूज डिक्रीज डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल केसेस में हम क्या करते थे, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व ही नहीं करते थे, वो हमारे पास टॉपिक ही नहीं होता था, तो उससे कोई इतना खास इम्पैक्ट हमारे पास हम डिस्कस नहीं करते थे। अच्छा, आई आर इंक्रीजेस इज स्टिल डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आई आर की वैल्यू होगी, इसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है। लेकिन वो आपके पास ओवरऑल करंट की जो वैल्यू होगी जैसे फ्लो करके यहाँ से आएगी, तो वो टोटल चार्जेस की वैल्यू एम मीटर पे होगी। लेकिन जब वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर के लिए होगा ये कि जैसे आप इक्वेशन लिखते हो, एक आपके पास वोल्टेज होता है ईएमएफ का, और ये वोल्टेज होगा इस रेजिस्टर का। अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, अच्छा ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा ये कि करंट की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक करंट वो होगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस से होकर आएगा, ठीक है, उसके थ्रू। और फिर एक करंट की वैल्यू वो होगी जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगी। ठीक है। तो जो एम मीटर लगा हुआ है वो आपको बता रहा है कि वो करंट की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस से होकर आई है। ठीक है। अभी उसने दूसरा रेजिस्टर फेस नहीं किया। ठीक है। उसने सिर्फ एक रेजिस्टर को फेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है। और जब वो यहाँ पर आकर सेकंड रेजिस्टर को मिलेगा तो वो करंट की वैल्यू फिर जाकर उसे मिलेगी एक्सटर्नल को। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू तो सेम आएगी, तो दो जो वैल्यू वहां पर ऊपर थी वही वैल्यू से यहाँ पर मिलेगी। तो जब आप इसे प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करोगे आई आर से, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि आई की वैल्यू जो आपको मिली उसमें आपने आर से उसे मल्टीप्लाई करना था, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा या उन दोनों का सम आपको टोटल ईएमएफ की वैल्यू बताएगा। ठीक है। तो उनमें से डेफिनेटली जैसे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करो, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज का सम ईएमएफ के इक्वल होगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि ईएमएफ सेम है, ईएमएफ सेम होने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, दोनों को ऐड करके ईएमएफ मिलेगा आपको। ठीक है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमने आई आर किया है यहाँ पर, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाएगी इस सेंस में, क्योंकि करंट की वैल्यू आपको
लो मिल रही है इस बार। ठीक है, तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपने भले आई की वैल्यू को कम किया है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। मतलब माइनर सा भी चेंज आए, लेकिन आपको मिलेगा जरूर वो चेंज। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले कनेक्टेड था, वो तो बैटरी के साथ ही है, वो तो बैटरी के साथ ही है, तो वहां पर वो इफेक्ट करेगा, तो आपके पास ईएमएफ पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने कहा कि ईएमएफ हमें सेम मिल रहा है, तो ईएमएफ सेम मिलने का मतलब है कि वोल्टेज कहीं तो फिर डिक्रीज होना चाहिए। तो वो कहाँ डिक्रीज होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि इंटरनल के लिए जो सेटअप था वो तो हो गया। अब जो भी चेंज आएगा वो एक्सटर्नल में चेंज आएगा, जो कि उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप के पोटेंशियल डिवाइडर्स हैं। तो इनमें आपके पास जो है एक बैटरी कनेक्टेड है, ईएमएफ उसका 9 है, और नेग्लिजिबल internal resistance connected to a combination of resistor. Each of the resistors in the circuit has a resistance of x और 2x। अच्छा, अब इनकी रेजिस्टेंस x और 2x है, इनमें से कुछ भी हो सकती है, वो हर ऑप्शन में अलग है। अब ये बताने के लार्जेस्ट आउटपुट वोल्टेज किस में होगा। ठीक है, तो सारे सर्किट्स को अगर आप देखो तो ये सब पॉसिबल आपके पास आउटकम्स हैं। और जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए उन्होंने V का सिंबल बना दिया कि आउटपुट आप कहाँ से ले रहे हो। ठीक है, अच्छा, जैसे फर्स्ट वाले में देखें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो उन्होंने दोनों सेम सेम दिए हैं, तो उनमें दोनों में एग्जैक्टली एक जैसा सिनेरियो होगा। मतलब अगर 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट में से हाफ हाफ दोनों के पास चला जाएगा। ये भी 4.5, ये भी 4.5, यानी फर्स्ट वाले में आंसर होगा 4.5। अगर सेकंड वाले पर जाते हैं तो सेकंड वाले में अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी 2x की वैल्यू उससे डबल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो 2x की वैल्यू मतलब 2 टाइम्स 3, 6 वोल्ट। और वरना इसका फॉर्मूला भी होता है पोटेंशियल डिवाइडर का, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर डायरेक्ट नहीं करे। अब सी ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने दो सर्किट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और फिर उसमें से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो x लगा हुआ है, ठीक है। अब x से पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो 2x और x है, इसमें जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी रेजिस्टेंस की, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले चेक करना होगा कि आपको कितना रिजल्ट देता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये तो पता है कि रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाएगी, मतलब इंडिविजुअल से कम आएगी। तो इंडिविजुअल से कम आने का मतलब ये है कि इसका वोल्टेज भी डिक्रीज ही होगा। ठीक है, और आप कैलकुलेशन फिर भी उसकी करके देख सकते हो ताकि आपको एक वैल्यू का आइडिया हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो,
और अच्छा, ये तो 2 हो जाएगा बेसिकली, एक्स तो है वहां पर। और आर की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3x हो जाएगी। तो 2/3 के अकॉर्डिंगली अगर आप इसे चेक करते हो तो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 0.66666। और बाकी सब में अगर आप देखो, ठीक है, तो अब जैसे सेकंड ऑप्शन में था 2x और इसकी वैल्यू आ रही है 0.66। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होगा? अब इसकी रेजिस्टेंस है 0.66 ओम्स, और 0.66 ओम्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिवाइडर का, तो पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं जनरली, वी आउटपुट इक्वल्स टू, जैसे अब हम यहाँ पर x और 2x की बात करें तो इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो 2/3x आई थी। और बाकी आप इसे ऐड कर लोगे 2/3x प्लस, और सिंपल x की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय इनपुट। ठीक है, तो आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो वोल्टेज का भी कि स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन जनरली आपको ये पता है कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो वोल्टेज का रिजल्ट भी आपको कम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई और वोल्टेज भी आपको आउटपुट में डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप फाइनल ऑप्शन में देखो तो फाइनल ऑप्शन में भी क्या हो रहा है कि वो आपसे बात कर रहे हैं इस वोल्टेज के बारे में जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है एक्स के साथ। और ऊपर भी यही किया उन्होंने, फिर से दो रेजिस्टर्स को आपने कंबाइन कर दिया, जैसे ऑप्शन सी में था इसका ऑपोजिट आपको दिया है। और 2x को x के साथ आप ऐड करोगे तो अगेन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस की और वोल्टेज की भी। ठीक है, तो इन सब के अकॉर्डिंगली अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबसे हाई वोल्टेज आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, 6 टाइम मतलब 6 वोल्ट्स मिल रहा है, 2 टाइम्स 3। ठीक है, तो आप x की वैल्यू अपनी तरफ से भी कोई अज्यूम करके आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप x को अज्यूम कर लो, अगर आपने x को अज्यूम कर लिया 2 ओम्स, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और 2/3 ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 2 2 ज़ा 4, 4/3 हो जाएगी। और अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 2 ज़ा 4, 4/3 +2 इंटू 9। ठीक है, अब आप इनकी सिर्फ एक कैलकुलेशन कर लो तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय,
तो ये वैल्यू आ रही है 3.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3.6 के अराउंड आएगी फॉर ऑप्शन सी, जो कि अगेन लेस है इससे। ठीक है। और अगर 3.6 इस पे भी अप्लाई होती है, अब जैसे हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.6, तो 9 में से 3.6 अगर आप माइनस करते हो तो आपको बाकी वैल्यू मिलेगी 5.4। इसका मतलब सबसे ज्यादा आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, 6 वोल्ट्स। सही है। तो ये इसका सिनेरियो है। फॉर्मूला आपको सारे इसमें आते हैं, बस उसमें ये होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये होता है कि वैल्यू उन्होंने कुछ भी नहीं दी होती, तो फिर इक्वेशंस इक्वेशंस बहुत बनती हैं। तो आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, क्योंकि रेफरेंस तो सिंपल है ना, x2x, अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी तो दूसरी वैल्यू उसके डबल हो रही है। तो आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करके देख लो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा रफ। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। 37। A voltmeter is connected into a circuit with the polarity shown. The sliding contact is moved to end P of the potentiometer and then to end Q. So what are the two readings of the voltmeter? तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि इसे P की तरफ मूव किया। अच्छा, अब यहाँ पर स्लाइडिंग कांटेक्ट को मूव किया है टू एंड पी तक। तो ये स्लाइडिंग कांटेक्ट अभी यहाँ पर है, और इसे आप यू लेकर जाओगे यहाँ तक। अच्छा, अब आपके पास, और फिर उसे लेकर गए हम क्यू पर, तो पहले यहाँ पर है फिर उसे क्यू पर लेकर गए हैं। ठीक है। सो दो रीडिंग्स बतानी है आपने क्या क्या होगी। अच्छा, करंट वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो वो यहाँ से फ्लो करेगा। तो जब आप पी पर कनेक्ट कर रहे हो, तो पी पर कनेक्ट करने का मतलब ये होगा कि वोल्टेज आपको, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू आपको वहां से मैक्सिमम मिल रही है या मिनिमम। यहाँ पर अगर आप वर्किंग देखो तो दो बेसिकली सेल्स कनेक्टेड है। एक सेल है 3, और एक आपको 3 मिलेगा यहाँ से प्लस। और बाकी उन्होंने कहा है कि जो वोल्ट मीटर की पोलैरिटीज हैं वो भी मेंशन की हैं। ठीक है। तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो 3 + 3 = 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव अगर देखो और यहाँ पर इस पॉजिटिव को कंपेयर करो, और फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अगर इसे क्यू पर ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 3 6 वोल्ट्स। ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास एक जगह पर कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पर
एड अप हो जाना चाहिए उसे। ठीक है। और अगर आप दूसरे एंड पर देखो, जब आप इसे लेकर जाओगे पी की तरफ, ठीक है, तो पी की तरफ लेकर जाने पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो इसे, तो वहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपने देखना है। एक ऑप्शन आपके पास होगा ये वाला, पी तक। अच्छा, अब आपके पास जो वर्किंग होगी इसमें बाकी दूसरे पार्ट के लिए, वो आपने चेक करनी कि जब पी पर होगी तो वो कितनी होगी। तो रेड वाले पार्ट की अगर हम वर्किंग करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर दो वोल्टेज है, आप इसको विद द रेफरेंस ऑफ केवीएल भी कर सकते हो, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से। तो वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंगली आप ये कहते हो कि जो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, मतलब जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा होगा। ठीक है। अब जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक वैल्यू है वो आपको मिलेगी -3। तो वी की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो सोर्स होगा रेड वाले, जब आप कनेक्शन की बात कर रहे हो, तो वो कनेक्शन आपको सिर्फ इसकी तरफ से मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल पी पे कनेक्टेड हो, पी पे कनेक्ट होने का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर उस फर्स्ट वाले सोर्स को रेफरेंस में नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन वहां तक कनेक्टेड ही नहीं है उस टाइम। और जब आप बात करोगे क्यू कनेक्शन की, तो अगर आप क्यू कनेक्शन की बात करते हो, तो क्यू कनेक्शन में दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो सोर्सेस की हैं वो एक पॉइंट पर कंबाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये कंसिडर करोगे, और जो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है टोटल 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये आपके पास इसका सिनेरियो हो गया। ठीक है। क्योंकि जब आपके पास करंट यहाँ से आप कंसिडर करते हो, तो ये एंड वोल्टेज का पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब आप दूसरे एंड से कंसिडर कर रहे होगे तो वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। तो इसी वजह से जब आप पी पॉइंट की बात कर रहे थे, यानी जो रेड कलर हमने कनेक्शन बनाया था, तो उस वक्त जो है वो ये नेगेटिव साइड से जो है वो कनेक्शन कंटिन्यू हो रहा था, और इस वजह से वहां पर हमने माइनस यूज किया। और दूसरी रेफरेंस में जब आपने ब्लू कनेक्शन की बात की, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो था कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों साइड पर जो वोल्टेजेस के लिए बैटरी कनेक्टेड है, तो दोनों ऑपोजिट एंड से आने की वजह से यहाँ पर ऑपोजिट नेगेटिव नेगेटिव यूज करेंगे। तो -3 जब आपने स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पी पर रखा, और 6 जब आपने इसे क्यू पर रखा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है वो लास्ट जो पार्टिकल फिजिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 3। तो बेसिकली इसमें दो क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से डिटेल थे, ट्रिकी थे बाकी के कंपैरिजन में, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसमें इतने ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं था।
इसके अलावा इस पेपर में अब बाकी वेव्स और जो दूसरे क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग चैप्टर्स के, वो तो हमने डिस्कस किए थे। वेव्स अभी हमने किया नहीं है, तो वेव्स के क्वेश्चंस भी अभी, वेव्स और पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस इसमें से छोड़कर बाकी आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया, और प्रीवियस जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में जब हम इसके टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे थे। और ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया यहाँ तक। तो ये है कि नेक्स्ट अब हम वेव्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वेव्स के रेफरेंस से जो भी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे उन्हें डिस्कस करके और फिर उनके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।